ओके, अब बात करते हैं अपने इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की, कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस किस प्रकार प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोक सकती है। तो इसके अंदर देखो दो चीजें होती है, एक तो इसके ऊपर कॉपर लगा होता है, क्लियर, और एक ये टी शेप की होती है, किसकी होगी, टी शेप की, और एक आपने देखा होगा जैसे लिखा होता है कॉपर टी 380A या 380B या CD। तो देखो ये जो कॉपर Cu का मतलब तो क्या हो गया कि इसके ऊपर क्या लगा है, कॉपर लगा हुआ है, और टी क्या है, इसका शेप आ गया कि ये टी शेप की होती है, ठीक है। 380, ये 380, 375, 200, ये इसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। क्या होगा, सरफेस एरिया होता है कि कितने सरफेस एरिया के ऊपर इसके ऊपर कॉपर लगा होता है। और ये जो ABCD है ये क्या डिनोट करती है, ये डिनोट करेगी साइज क्या है, कि कॉपर टी का साइज क्या है। अगर जैसे बात करें सबसे बड़े साइज की कॉपर टी कौन सी रहेगी, तो सबसे बड़े साइज की कॉपर टी रहती है कॉपर टी D वाली। कौन सी रहेगी, D वाली। D है वो क्या है, सबसे बड़ा साइज होता है, क्लियर। अब अपने बात करेंगे कि जो ये कॉपर टी है वो काम किस प्रकार करेगी, ठीक है, कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि कॉपर टी का काम कैसे रहता है। तो ये दो प्रकार से काम करती है, एक तो इसका है प्राइमरी मैकेनिज्म, ठीक। प्राइमरी मैकेनिज्म में ये क्या होगी कि इसके अंदर जो कॉपर डाला होता है वो क्या करेगा, यूट्रस के अंदर धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा, और वो क्या करेगा, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर सिक्रेशन को एक्सेस कर देगा और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा देगा, और अगर बात करें तो ट्यूब की मोटिलिटी है वो इंक्रीज करवा देगा, ठीक है। और मतलब एक प्रकार से ना इन्फ्लामेशन लाइक स्ट्रक्चर है वो बना देता है, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाएगी, यूट्रस के अंदर कम हो जाएगी। तो पहला काम तो इसका क्या है, प्राइमरी मैकेनिज्म, तो ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। क्या, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देगा जो स्पर्म है जो ओवम के पास गया है उसका, क्लियर। तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा वहीं पे यूट्राइन कैविटी में, क्योंकि कॉपर है वो स्पर्मिसाइडल एजेंट की तरह काम करता है। फिर देखते हैं इसका कि सेकेंडरी मैकेनिज्म क्या रहेगा, सेकेंडरी मैकेनिज्म क्या रहेगा। तो सेकेंडरी मैकेनिज्म के अंदर अगर बात करें तो अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जिस प्रकार मान लो ये यूट्रस है, ठीक, और इस यूट्रस के अंदर इस प्रकार कॉपर टी लगी हुई है, इस प्रकार मान लो ये क्या है, कॉपर टी है वो लगी हुई होती है, और इसके पीछे इस प्रकार एक क्या थ्रेड होता है वो बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, ये इस प्रकार कॉपर टी लगी है। तो ये क्या करेगी, इस यूट्रस का इन्वायरमेंट ही ऐसा कर देगी जिससे स्पर्म आते ही इसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये तो इसका क्या है, प्राइमरी मैकेनिज्म रह गया कि फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। और सेकेंडरी मैकेनिज्म की अगर बात की जाए इसके अंदर, तो इसमें क्या रहेगा कि अगर मान लो बाय द वे फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो सेकेंडरी मैकेनिज्म में ये क्या करेगा भाई कि इसके अंदर आते ही इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। कि अगर फर्टिलाइज ओवम आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे यूट्रस के अंदर आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है वो किसका होगा, ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोसिस्ट का। तो ध्यान रहे ये जो कॉपर टी है ये क्या करेगी, सेकेंडरी मैकेनिज्म में किस प्रकार काम करेगी कि ये ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। तो प्राइमरी मैकेनिज्म में फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगी, और सेकेंडरी मैकेनिज्म इसका क्या रहेगा कि ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। ये दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर बात की जाए कि कॉपर टी कितने प्रकार की होती है, तो कॉपर टी है ना 3 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के अंदर डिवाइड की गई है। तो फर्स्ट जनरेशन वाली बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, आजकल ये यूज नहीं होती, जिसमें लिप्स लूप आता था, ठीक है, और जीबी रिंग आती थी, ये आजकल यूज नहीं करते। अब अपने से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन वाली कौन सी है, क्या वो हार्मोनल है या मेडिकेटेड है। तो ध्यान दे, सेकेंड जनरेशन वाली मेडिकेटेड होगी और बायो एक्टिव होगी। कौन सी होगी, मेडिकेटेड या बायो एक्टिव होती है, ये क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कॉपर टी 7 आ गई, 200 वाली आ गई, 380 वाली आ गई। उसके बाद बात करते हैं थर्ड जनरेशन की कॉपर टी। तो थर्ड जनरेशन वाली होती है हार्मोनल,
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोनल आईयूसीडी कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन वाली है या थर्ड वाली है या सेकंड वाली है। तो ध्यान क्या रखना है अपने को कि थर्ड जनरेशन वाली क्या रहेगी, अपनी हार्मोनल रहेगी, जिसके अंदर क्या आ जाता है एलएनजी, लिवोनोजेस्ट्रोल, जिसे मिरेना के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी प्रोजेस्टेरोन। और ये एक प्रकार की ना इमरजेंसी इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी है। अगर ये पूछे ना इमरजेंसी इंट्रायूट्राइन डिवाइस कौन सी है, तो कौन सी रहेगी, लिवोनोजेस्ट्रोल वाली रहेगी, एलएनजी रहेगी। ये अपने क्या, जैसे ही मान लो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो 5 दिन के अंदर अंदर आप यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर सकते हो, क्योंकि चौथे दिन मोरूला है वो यूट्रस के अंदर आता है, 5वें दिन इम्प्लांटेशन स्टार्ट करता है। तो ये क्या कर देगी, सेकेंडरी मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगी, लिवोनोजेस्ट्रोल फर्टिल जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखे कि ये पूछा जाता है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो किस जनरेशन की है। तो अपने को ये चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी है और सेकंड जनरेशन में कौन सी और थर्ड जनरेशन के अंदर कौन सी रहेगी। और इसका साइज और ये बता दिया मैंने 380 क्या है, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज होने वाली कौन सी होती है, तो ये रहेगी कॉपर टी 380, 10 साल तक काम करती है, 10 साल तक काम करती है। 10 ईयर के बाद क्या है, जो 380 mg इसके ऊपर कॉपर लगा होता है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो कि ये फर्स्ट जनरेशन की कौन सी और सेकेंड जनरेशन की कौन सी है। ओके, अब देखो उसके बाद अगर बात करें अपने, तो ये कह रहा है कि आईयूसीडी के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रहेंगे, कि आईयूसीडी के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रहेंगे। तो और एक पूछा जाता है कि आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस डालने का टाइम, आईयूसीडी इंसर्शन टाइम क्या रहेगा, इंसर्शन टाइम। तो ध्यान रहे, एक तो जैसे अबॉर्शन हुआ तो उसके जस्ट बाद डाल सकते हो, ठीक है, और एक है जैसे पोस्ट पार्टम पीरियड, जैसे डिलीवरी हुई तो डिलीवरी होते ही तुरंत भी डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका डालने का टाइम है वो आफ्टर डिलीवरी 6 वीक रहता है। तो ये ध्यान रहे। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मिड टाइम में डाल सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे ही आ गया तो उसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, इसको मिड टाइम में डाल सकते हैं। और ये या फिर जो भी मैंने आपको बता दिया है कि मेन जो टाइम रहेगा वो 6 वीक के बाद ही रहता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन देखो, कॉम्प्लिकेशन के अंदर अगर बात की जाए तो क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन रहेंगे। तो ये देखो कि कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले ये कह रहा है ब्लीडिंग, क्या है, ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है अभी अगर पूछे ना कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा, डीयूबी रहेगा, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, या फिर एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग रहेगी, वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी, और दूसरा है पेन। तीसरा और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, पीआईडी, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, और स्पेशली ये करता है साल्पेंजाइटिस, साल्पेंजाइटिस फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन करवा सकता है। और उसके बाद यूट्राइन परफोरेशन, अगर मान लो वो डिसलोकेट हो जाए और है तो वो क्या यूट्रस के को क्या कर सकती है, परफोरेट भी कर सकती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो रहेगा ये, और लेट कॉम्प्लिकेशन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये सेल्फ एक्सप्लोजन भी हो सकती है, एक्सपेल भी हो सकती है ना भाई, कॉपर्टी अगर सही तरीके से नहीं लगी तो वो डिसलोकेट भी हो सकती है, एक्सपेल भी हो सकती है। ये इसकी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम भी रहती है आईयूसीडी की। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि कॉपर्टी अपने किस केस में दे सकते हैं और किस केस में नहीं दे सकते, या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस केस में है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब किस केस में नहीं देनी, तो एक तो होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन और दूसरा होता है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट जिसके अंदर अपने दे ही नहीं सकते, जैसे सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर क्या है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो रखी है तो नहीं देंगे, या फिर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है तो अपने नहीं दे पाएंगे, सर्वाइकल या यूट्रस का कैंसर है तो उस केस में नहीं दी जाएगी, और प्रीवियस अगर हिस्ट्री है उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो ऐसे केस में क्या रहेगा, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है।
उसके बाद ये कह रहा है रिलेटिव, जिसके अंदर क्या है अपने दे सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक कुछ स्पेशल प्रिकॉशन, स्पेशल सावधानियों के साथ दी जाएगी। तो जैसे एनीमिया है, तो एनीमिया में रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, मेनोरेजिया है, मान लो ज्यादा मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो रहा है और है, ठीक है, या कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, जैसे मान लो यूट्रस का या फेलोपियन ट्यूब का साइज से प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि जब इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर जब एम्ब्रियो बनता है उस टाइम ऑर्गन बनते हैं, तो उस टाइम मुलेरियन डक्ट बनती है जिससे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। तो इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम आ जाएगी ना। या फिर फाइब्रोइड यूट्रस हो गया, ठीक है, तो यूट्रस के अंदर क्या हो गए, छोटे छोटे फाइब्रोइड्स वगैरह हो गए, तो ऐसे केस के अंदर अपने जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो नहीं दे सकते, ठीक भाई। उसके बाद ये कह रहा है, हाँ, जो ओसीपी कराई थी मैंने, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करेगी, हार्मोनल है, ये क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देगी, जिससे मेंस्ट्रुएशन सीज हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बेनिफिट क्या है, तो ओवेरियन कैंसर को कम करती है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को भी ये क्या करेगी, कम करेगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस को भी कम कर देगी, ठीक है भाई, और ब्रेस्ट कैंसर की बिनाइन ट्यूमर नहीं होने देगी, और डिसमेनोरिया या मेनोरेजिया है, जैसे मान लो डिसमेनोरिया है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह आ रहा है हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर भी अपने क्या है ओसीपी दे सकते हैं। और उसके बाद अगर और बेनिफिट देखें, साइड इफेक्ट देखें, तो साइड इफेक्ट कौन कौन से रहेंगे ओसीपी के, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफेक्ट कौन से रहेंगे, तो नॉन सीरियस, मतलब जो सीरियस नहीं होते, जैसे नोजिया वोमिटिंग है तो नॉर्मल होता है, हेडेक है, मस्टलेजिया है, ठीक है भी, तो ये साइन है जो इसके अंदर ये थोड़े बहुत साइन आएंगे जो क्या है नॉन सीरियस साइड इफेक्ट है। क्या ये मस्टलेजिया, अरे ब्रेस्ट पेन को बोलते हैं मस्टलेजिया, ब्रेस्ट पेन को, ठीक है, ब्रेस्ट पेन को क्या बोलते हैं, मस्टलेजिया। आप हाँ ध्यान से देखो, सो रहे हो, पढ़ना है, ऐसे ही उच्च कोटि के नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनोगे, 70,000 रुपये सैलरी देगी सरकार, अंधेरे में नहीं देगी। हाँ पढ़ लो अच्छे से, हाँ वरना तो वो क्या बोलते हैं आजकल वो ज़्यादा चल रहा है ना ट्रेंड में, आलू वाला, हाँ आलू 40 रुपये दड़ी, गाड़ी गाड़ में खड़ी, और आपसे तो कोई आलू भी नहीं खरीदेगा ठीक है। हाँ तो अब देखो ओसीपी के सीरियस साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहेगा, तो वो रहेगा हाइपरटेंशन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, ठीक है भाई, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा रहेगा, हाइपरटेंशन, एचटीएन क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन का, और डीवीटी हो सकता है, एमआई हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ये इसके क्या है सीरियस साइड इफेक्ट रहेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ओसीपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहेगा, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा रहेगा, हाइपरटेंशन, हेडेक भी होगी, ठीक है भाई, ये सारी चीजें आती है, तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बस ये इतना ही है भाई, ये खत्म हो गया है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रहता था जो मैंने आपको बता दिया, बाकी माला एन माला डी के बारे में बता दिया कि ये हार्मोनल होती है, इंजेक्टेबल है, वो भी क्या ओव्यूलेशन वगैरह नहीं होने देगी, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें इसके और कोई कुछ चीज़ बची है क्या, हाँ ओके, किसी को फाइब्रोइड यूट्रस है, ओके, तो उसको कौन सी देंगे, हाँ देखो किसी पेशेंट को अगर फाइब्रोइड यूट्रस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए और है तो उसको कौन सी देंगे, ये देखो मैंने शायद यहाँ पे लिखी है, जैसे मान लो किसी को मेनोरेजिया है या फाइब्रोइड यूट्रस है तो उसको लिवोनोजेस्ट्रोल, जो मैंने बताइए ना LNG लिवोनोजेस्ट्रोल जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो दी जाती है ऐसे पेशेंट को जिसको ये प्रॉब्लम रहती है कि मेनोरेजिया हो गया या फिर फाइब्रोइड यूट्रस हो गया, तो ऐसे केस में कौन सी दे देंगे अपने लिवोनोजेस्ट्रोल, जिसे मिरेना बोलते हैं, वो आप दे सकते हो। क्लियर भी, अभी किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो।
नहीं और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस मैंने बता दिया ना, जितना मैंने बताया है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नहीं 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 नहीं, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन बस एक तो ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट से भी पूछ सकता है, और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या पूछ सकता है, और इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो डालने का टाइम क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और किस प्रकार एक्शन लेती है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, किस प्रकार एक्शन लेती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और डिम्पा, सहेली, ये जो है ना छाया है, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि इनमें क्या क्या होता है और कौन कौन सा साल्ट होता है, कितने mg का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप इसको अच्छे से अब रिवाइज करते रहो, और मैं आपके उच्च हाँ आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ कि आप जल्दी जल्दी एज ए नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट हो जाओ। अच्छा ठीक है।